नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं आज हम आपको 4 बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। 4 बड़ी खबरें जो आज दिन भर चर्चा का विषय रही, उनकी एक एक बारीकी से आपको रूबरू कराते हैं। आपको बता दें कि ये 4 बड़ी खबर, जहां शरद पवार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने हमला बोला है। आपको बताएंगे आखिर शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्यों हमला बोला, कहां हमला बोला, इसके पीछे का कारण क्या है, पूरी एक एक जानकारी आपसे साझा करेंगे। वही दूसरी खबर, द केरल स्टोरी का डंका बज रहा है। आपको बता दें कि द केरल स्टोरी जो है, फिल्म जो है, इसका डंका बज रहा है। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है यह फिल्म। वहीं तीसरी खबर है, स्वर्ण मंदिर के पास धमाका हुआ है, यानी 800 मीटर दूर एक बम धमाका हुआ है। एक सप्ताह में यह दूसरी बार धमाका किया गया है। इसकी भी जानकारी आपको एक एक छोटी से छोटी बारीकी आप तक साझा करने की हम कोशिश करेंगे। वहीं चौथी तस्वीर और चौथी खबर, आपको बताएं शाइस्ता को पुलिस ने एफआईआर में माफिया करार दिया है। पुलिस की चार्जशीट में और पुलिस की निगाहों में अब शाइस्ता पूरी तरीके से माफिया और गैंगस्टर बन चुकी है। तो पुलिस ने एफआईआर में शाइस्ता को माफिया गैंगस्टर करार दिया है और इसकी भी जानकारी आपसे साझा करेंगे। आखिर क्यों शाइस्ता को लेकर पुलिस ने एफआईआर में माफिया करार दिया है। तो वही बढ़ते हैं पहली खबर की ओर, जहां कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जमकर बयानबाजी हो रही है। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने क्या कहा है कि मैं हैरान हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक नारे लगाए। जहां 10 मई को मतदान होना है, वहीं एक क्षेत्रीय, आपको बता दें कि पवार ने कहा कि मैं हैरान हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान धार्मिक नारे लगाए। हमने धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को स्वीकार किया है। अब आप चुनाव में किसी धर्म या धार्मिक मुद्दे को उठाते हैं तो इससे एक अलग तरह का माहौल बनता है और यह अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के समय हम लोकतांत्रिक मूल्यों और धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेते हैं। कर्नाटक चुनाव पर बड़ी भविष्यवाणी करते हुए पवार ने कहा है कि वहां कांग्रेस सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा 5 से 6 राज्यों में सत्ता में है, जबकि बाकी राज्यों में गैर भाजपा सरकारें हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता पर काबिज होने वाली है। जहां तक पूरे देश की बात है तो बीजेपी कहां है, इसका अनुमान फिलहाल अभी लगा पाना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि क्या केरल में बीजेपी है, तमिलनाडु में, मैंने आपको कर्नाटक के बारे में बताया है, क्या तेलंगाना में बीजेपी है, आंध्रा में बीजेपी है, महाराष्ट्र में सिर्फ एकनाथ शिंदे के पाला बदलने की वजह से ही सत्ता हासिल करने में कामयाब रहे हैं। यानी कि अब उन्होंने संविधान को आगे करते हुए शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब हम शपथ लेते हैं तो उस समय हम अपने धर्म को आगे नहीं रखते, हम भारत के संविधान की शपथ लेते हैं जो पूरी तरीके से धर्म को नहीं रखता है। उनका एक ही संविधान की शपथ ले, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक चुनाव में धर्म की आड़ में राजनीति कर रहे हैं, धर्म को आगे रखकर। यह बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो यानी शरद पवार ने एक बड़ा हमला किया है। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस सत्ता पर काबिज होगी। ये शरद पवार ने पूरी तरीके से घोषणा की है, अनुमान लगाया है। उन्होंने विश्वास भी जताया है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता पर काबिज होगी। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहा कि बीजेपी की 5 से 6 राज्यों में सिर्फ और सिर्फ सरकारें हैं, उसके अलावा अन्य दलों की सरकारें। हाँ बोलिए। तमाम तरीके की जो चीजें हैं, अब इस समय राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। वहीं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए विक्रम सिंधे एनसीपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी। सवाल वही कि लगातार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, उसी बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
संविधान की शपथ लेने के बावजूद भी कर्नाटक के चुनाव में धर्म और जाति की राजनीति कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप विक्रम जी? जी जी, पवार साहब ने जो बयान दिया है, वो जो जवाब है, वो बयान एकदम सही है। क्योंकि आज देश के अंदर जो चीज पे आज संविधान को खत्म करने का जो विषय चल रहा है, और उसके लिए ही पवार साहब ने जो विड़ा उठाया है कि पूरे देश के सभी संगठन को एक साथ में लेके ये देश में अगर लोकशाही जिंदे रखनी है तो अपना सबको संविधान जिंदा रखना बहुत जरूरी है। और अगर संविधान जिंदा रहेगा तो ये देश में लोकशाही रहेगी, ऐसे पवार साहब का मत है। यहाँ पर कोई जातीय धर्म ये नहीं करते हुए सभी को एक प्लेटफॉर्म में रखते हुए डेमोक्रेसी के माध्यम से न्याय देने की भूमिका पवार साहब की और सभी संगठन के साथ में लेकर चलने की पवार साहब की नहीं है। इसके लिए पवार साहब ने धर्म अपनी जगह है, सबको अपने अपने धर्म का सम्मान होना चाहिए, ना कि उसका कोई भी प्रकार का यूज, कोई भी पॉलिटिकल इसमें नहीं होना चाहिए, जो कि संविधान के खिलाफ है। संविधान में सभी धर्म के लोग, सभी जाति धर्म के लोगों को एक मत दिया जाता है और सबको एक ही प्लेटफॉर्म में रखना चाहिए। विक्रम जी, सवाल यह है कि बीजेपी अगर धर्म को आगे रखती है, जाति के आधार पर राजनीति करती है, तो वो संविधान विरोधी हो गई। अगर उसी चीज को कांग्रेस करती है तो संविधान का पालन करती है। ये कुछ दोहरा चरित्र लग रहा है, पहली चीज। और विक्रम जी, इसके पहले कांग्रेस ने भी तो पीएफआई को लेकर, जब बजरंग दल को भी उसने उसी कैटेगरी में शामिल किया कि आने वाले कल में अगर हम चुनाव जीतते हैं तो पीएफआई के जैसे हम बजरंग दल पर भी वही बैन लगाएंगे। तो हम क्या मान लें इसको कि ये कुल मिलाकर संविधान के हिसाब से चला जा रहा है, वो भी तो धर्म की राजनीति है। मेरा वही कहना है आपको, ये भारत में हमारा धर्म एक संविधान होना चाहिए और सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में रख के चलना चाहिए। जब अगर बीजेपी अगर कोई धर्मांध अगर स्टेटमेंट करते हैं तो वो चीजें सही नहीं है, क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर इस प्रकार का स्टेटमेंट होता है तो लोकशाही के लिए ये चीजें घातक है। कांग्रेस ने कभी भी ये चीजें नहीं की थी कि सभी धर्म के, सभी जाति धर्म के लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म में रखकर आज जो प्रकार से आज संविधान को जो खत्म करने का जो पीड़ा आज ये कर रहे हैं, वो जो भाजपा कर रही है, वो गलत है। तो विक्रम जी, हम ये मान ले कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार का ये दोहरा चरित्र है कि कांग्रेस का पक्ष रख के बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं? नहीं, देखिए, पवार साहब किसी के भी कंधे पे बंदूक नहीं रखते। पवार साहब एक सक्षम नेतृत्व है और वो देश में उनकी स्टेटमेंट, उनकी पर्सनल खुद की स्टेटमेंट होती है और वो हमेशा सामान्य जनता के लिए, ये देश के हित में उनकी हमेशा स्टेटमेंट होती है और वो किसी के ऊपर आरोप कभी उनका स्टेटमेंट नहीं होता है। विक्रम जी, सवाल यह है कि शरद पवार जी ने एक भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस सत्ता पर काबिज होगी, पहली चीज। और दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से धर्म की राजनीति करते हैं, जो कि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। आप ऐसी कौन सी पार्टी है, आप बताएंगे, जो धर्म की राजनीति नहीं करती, जाति की राजनीति नहीं करती? देखिए, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष कोई जाति धर्म की भेदभाव कभी भी नहीं रखा है। आज उनके पास हर प्लेटफॉर्म पे, हर कोई भी समाज का अगर कोई विषय होता है तो सबसे पहले पवार साहब के इर्द गिर्द वो विषय घूमता है। अगर उतना उनका प्राबल्य है, इसके लिए उनके इर्द गिर्द हर देश में कोई भी स्टेट में अगर कुछ होता है तो उससे संबंधित पवार साहब के विषय पे चर्चा की जाती है। इसका मतलब उनका एक ग्लोबल विजन है और सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके जाने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के हमारे नेता शरद पवार जी साहब करते हैं। उन्होंने कभी भी कोई भी प्रकार का जाति भेदभाव कभी नहीं किया है। आज तक आप देख सकते हो कि हर घटक को इस प्रकार महिलाओं को न्याय देने का काम हो, सामाजिक न्याय का विषय हो। बिल्कुल विक्रम जी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि शरद पवार एक बड़े कद के नेता है। उनकी जो पहचान है देश में एक बड़े नेताओं, एक अच्छे नेताओं की कैटेगरी में रखा गया है, तो शरद पवार पे हमारी कोई उंगली। लेकिन बयानबाजियों का जो दौर चालू है, चुनाव के समय में कोई भी नेता सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक को साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिलहाल विक्रम जी, आप हमारे साथ, जी आप बात पूरी कर लें। ये एक्चुअली ये सब जो आज ये देश में और अलग राज्य के अलग अलग विषय है, यहाँ पे कामगारों का विषय है, शेतकरी का विषय है, विद्यार्थियों का विषय है, महिलाओं का विषय है। लेकिन ये सब चीजों को नजरअंदाज करने के लिए इस प्रकार के धार्मिक वक्तव्य किए जाते हैं कि जिससे जो मूल मुद्दा है, मूल जो मुद्दा होता है देश में, आज प्राइवेटाइजेशन के नाम पे पूरे देश की गवर्नमेंट कंपनियां बेची जा रही है और ये सब चीजें करते हुए आप देख सकते हो कि ये लोगों का माइंड डाइवर्शन करने का काम
हमेशा इस प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट करके करने का काम हमेशा भाजपा करती है। बिल्कुल बिल्कुल विक्रम जी, इस समय कर्नाटक चुनाव जिसमें राजनीतिक गतिविधियां फिलहाल तेज हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज है। विक्रम जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर एक भविष्यवाणी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरीके से सत्ता पर काबिज होने वाली है। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां तमाम विवादों के बीच द केरला स्टोरी ने 5 मई को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। फिल्म को पहले दिन से ही ऑडियंस का भरपूर प्यार मिल रहा है। ओपनिंग डे पर अच्छा कलेक्शन करने के बाद फिल्म की कमाई में वीकेंड पर जबरदस्त उछाल आया है। इसी के साथ ही शनिवार के बाद रविवार को भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई और अपने खाते में कई करोड़ रुपए जमा कर लिए हैं। आपको बताते चले कि द केरला स्टोरी ने अपने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को कितने करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं सुदीप्तो सेन के डायरेक्शन में बनी द केरला स्टोरी को रिलीज के दिन से ही मिक्स्ड डे रिव्यू मिल रहा है। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है और खूब कमाई कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए 3 दिन हो चुके हैं और द केरला स्टोरी के कलेक्शन में हर दिन इजाफा हो रहा है। आंकड़ों की बात करें तो द केरला स्टोरी ने अपने पहले दिन यानी कि लगभग 8.5 करोड़ का बिजनेस किया था। इसके बाद शनिवार को फिल्म की कमाई में उछाल आया और इसमें लगभग 11.5 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं अब फिल्म ने रविवार की जो कमाई के आंकड़े रहे वो इससे भी ज्यादा बढ़ गए, जिसके मुताबिक द केरला स्टोरी की कमाई में काफी इजाफा हुआ है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इंस्टा पर पोस्ट शेयर कर फिल्म की कमाई के तीसरे दिन के आंकड़े बताए हैं। पोस्ट के मुताबिक द केरला स्टोरी ने अपने रिलीज के तीसरे दिन यानी रविवार को 16 करोड़ का शानदार बिजनेस किया है। इसी के साथ फिल्म की कुल कमाई अब तक लगभग 35.5 करोड़ रुपए हो चली है। यानी कि पूरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पर द केरला स्टोरी धमाल मचा रही है। मानवी तनेजा, अधिक जानकारी के लिए मानवी तनेजा अभिनेत्री के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही है। मानवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सवाल यही कि बॉक्स ऑफिस पर द केरला स्टोरी धमाल मचा रही है, क्या कुछ कहेंगी आप? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जब भी खुल के निकलते हैं और जनता से कुछ भी कहते हैं करने को, तो जनता उनकी बात मानती है। चाहे वो बात कर ले घंटी और ताली बजाने से लेकर के मूवी देखने तक की। इससे पहले मैं आपकी अभी रिपोर्ट ही सुन रही थी जिसमें आपने कहा था कि ओपनिंग तो बहुत सही नहीं लगी, लेकिन अगर प्रधानमंत्री खुद से होकर आए और प्रचार करने लग जाए तो जनता उनकी बात जरूर मानती है। लेकिन अगर अब मैं मूवी के बारे में बात करूं तो केरला स्टोरी मुझे केरला स्टोरी से ज्यादा तो नहीं दिखती है। केरला जो है वो बहुत ब्यूटी के लिए माना जाता है, पीस और हार्मनी के लिए माना जाता है। केरला कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरत स्टेट है हमारा, लेकिन मेकर्स ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी केरला स्टोरी को पूरी तरीके से बदबूदार और सड़ा हुआ बासी खाना परोस करके सामने आके रखने की। मानवी जी, सवाल ये है कि द केरला स्टोरी जब रिलीज हुई उसके पहले तो तमाम तरीके से कयास समाज में लगाए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद 2 तबका बढ़ गया। एक इसका विरोध करने लगा और जो दूसरा तबका रहा वो इसका समर्थन करने लगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं। उन्होंने कर्नाटक चुनाव के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए इस फिल्म का जिक्र किया। तो क्या इस फिल्म में जो दिखाया गया है, क्या उस सीन से और इस पूरे पिक्चर से, जिसमें पूरी तरीके से एक स्टोरी के नियत से आईएसआई को टारगेट किया गया, आईएसआई की जो गतिविधियां हैं उसे दिखाया गया, इससे आप सहमत हैं? देखिए, आज मैं बहुत ज्यादा ही दुखी हूँ जिस हिसाब से जो फेक प्रोपेगेंडा चल रहा है। प्रोपेगेंडा के तहत धर्मों को बांटने की बात चल रही है। जब पठान मूवी आती है और वो देशभक्त की मूवी है, उस वक्त तो तमाम लोग विरोध करते हैं, सड़क पर उतर जाते हैं और पोस्टर फाड़ते हैं और दंगा करते हैं और उसको आप फैक्ट फ्री नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ ये मूवी आती है जिसमें वल्गैरिटी दिखाते हैं, फैक्ट को तोड़ के दिखाते हैं, बदबूदार दिखाते हैं फैक्ट, बिल्कुल भी ये फैक्ट से कोसों दूर है। इसको जहाँ रूलिंग पार्टी की सरकार है वहाँ उसको टैक्स फ्री करने की बात कर रहे होते हैं। आप अगर मूवी देख करके आए,
जो केरला की छवि है उसकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रहा है, ये बिल्कुल भी फैक्ट नहीं है। इसका उदाहरण मैं देती हूँ। मानवी जी, सवाल सुनिए 25,000 के आंकड़े इनिशियल ट्रेलर में रिलीज हुए, जब लोगों ने बवाल मचाया, लोगों ने कहा कि क्या फर्क है, 32,000 के आंकड़े हैं, कहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है। जब एनआईए की जांच चल रही है, कहीं से भी नहीं आ रहा कि 32,000 के आंकड़े, तो 32 के 3 कब बन गए ये पता नहीं लगा। क्योंकि मानवी जी, आपको वेलगैरिटी लग कहाँ रही है? इसमें जो स्टोरी है वो आप एक बार स्पष्ट कर दें। अगर आपको लग रहा है कि इसमें गलत चीजें हैं, गलत सीन दिखाई गई है, तो मानवी जी आप उसे स्पष्ट करें। तो बता रही हूँ ना, 32 से 3 बन गए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेकर्स को पता था 32,000 के आंकड़े वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, तो 32 से 3 बन गए। अब मुझे बताइए, अगर मैं मानती हूँ आपकी बात कि 3 लड़कियों के साथ भी अगर ऐसा हुआ, तो वो जो तमाम लड़कियां जो गोल्ड मेडल लेके आई है, जो देश का नाम रोशन करके आई है, जनता मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है, तो उसके लिए तो किसी की आवाज नहीं निकलते। उसके लिए तो 1 किलो मुंह में सब लोगों का फेविकॉल जम जाता है, उस वक्त किसी की आवाज। मानवी जी, आपके जानकारी के लिए हम ये भी स्पष्ट कर दें कि अगर जंतर मंतर पर जो रेसलर्स बैठे हैं, चाहे साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो या बजरंग पुनिया हो या तमाम जो और भी रेसलर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई, कानूनी प्रक्रिया आगे चल रही है, सरकार भी जितना हो सका है, देखिए किसी भी जांच के दायरे से ही कार्य किया जाएगा। और आप मुझे बताइए, 10 दिन हो गए प्रोटेस्ट के, तब जाकर के कार्रवाई होनी शुरू करी। अगर 10 दिन अगर नहीं बैठे होते तो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं शुरू करी? मानवी जी, ये जो कानूनी प्रक्रिया है 10 दिन पहले से नहीं, ये कानूनी प्रक्रिया जनवरी माह से, यानी ठंड के महीने में। मानवी जी, अगर आप मुद्दे से भटक रही तो वो भी हम आपको स्पष्ट कर दें। मैं मुद्दे पे आती हूँ। 5 दिन पहले कर्नाटका में जब चुनाव होने वाले हैं, 5 दिन पहले, ठीक 5 दिन पहले पिक्चर रिलीज करी जाती है। क्यों पिक्चर रिलीज करी जाती है? क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं इन लोगों ने काम नहीं किया। 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए में बिक रहा है। इन लोगों ने जो लोगों से झूठे झूठे वायदे करे थे, एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करते, और अब इन्हें पता है कि वहाँ ये पैर नहीं जमा सकते। इसी वजह से इस वक्त वो जो सरकार है हिली हुई है, और इन्होंने पिक्चर रिलीज करने की कोशिश करी कि लोगों की कहीं ना कहीं सिंपैथी ये गेन कर लेंगे और वहाँ पे वोट बैंक की राजनीति हो जाएगी। लेकिन लोग, अभी हिंदू जाग गया है, वो नहीं इनको वोट देगा। वोट आपको मिलेंगे क्योंकि ये हिंदू है, ये जनता है जो इन लोगों को चुनती है। और जब ये जनता की बातों को आगे पे खड़े नहीं उतरेंगे तो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति हिलेगी, और ये वही कर रहे हैं इस वक्त। नहीं मानवी जी, हम आपकी बातों से सहमत है। मानवी जी, हम आपकी बातों से सहमत है, लेकिन कोई चीज अगर आज से आने वाले 10 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, अगर उस चीज का ट्रेलर, अगर उसे हम अभी से आगाह करें, आज जो इस फिल्म में दिखाया गया, 3 महिलाओं की जो स्टोरी दिखाई गई, पूरी तरीके से ये भविष्य को आहट देती। इसमें आपको वेलगैरिटी क्या लगती है? थोड़ा आप ये स्पष्ट करिएगा। क्या इसमें कुल मुस्लिम विरोधी है, हिंदू विरोधी है, या एक तबके विशेष के लिए फिल्म विरोधी है? इसमें जो गलत चीजें वो आप स्पष्ट करिएगा एक बार, वो समझ में अभी तक हमारे दर्शकों को नहीं है। एक बार आप इसको क्लियर करिएगा। यहाँ मैं 2 बातें बोलना चाहती हूँ। पहले तो 32,000 से 3 पे आ गए, ठीक है, बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा मिसलीड है, जो लोगों को मिसलीड करने की कोशिश करी है। जब विपक्ष ने आवाज उठाना शुरू करी तो 32 से 3 पे आ गए, तो मेकर पे पहले यहीं पे कानूनी कार्रवाई हो जानी चाहिए। अब आपके प्रश्न का जो मैं जवाब दे देती हूँ कि आपने कहा कि वो लड़की वहाँ पे लड़की की कहानी है, तो अफगानिस्तान की जेल में इस वक्त बैठी हुई है। तो जेल में जब सड़ रही है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार ऐसे कौन से कदम उठा रही है कि हमारी जो देश की बेटी है, जिसको भरगला के उसको वहाँ पे ले गए और वहाँ वो पकड़ी गई, तो अफगानिस्तान की जेल से लाने की, वापस हमारे हिंदुस्तान में लाने की सरकार क्या कर रही है? सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। करना चाहिए ना, जब हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है, हमारी बेटी ने कोई गलत काम नहीं किया है, उससे करवाया गया है, तो सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए, उसके माँ बाप का सहारा बनना चाहिए। और आप इतने लोग कह रहे हैं, कहाँ है वो? बिल्कुल मानवी जी, बिल्कुल। अगर ये चीजें हैं, अगर आपकी ये मांग है, तो सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। सरकार की जितनी सामर्थ्य है और जो भी है, सरकार को इस पर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। मानवी जी, हमारे पास समय कम है, इसलिए आपको रोकना चाहेंगे हम, और फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आपको बता दें कि द केरला स्टोरी को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर पूरी तरीके से इस समय कर्नाटक के चुनाव में भी इस फिल्म को लेकर पूरी तरीके से विवाद चल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल से 800 मीटर दूर हेरिटेज स्ट्रीट पर धमाका हुआ। इस इलाके में 32 घंटे में यह दूसरा ब्लास्ट हुआ। हालांकि इसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन आपको बताते चले कि शनिवार रात को भी यहां एक धमाका हुआ था। इसमें 6 लोग जख्मी हुए थे। वहीं पुलिस का कहना है कि बम को कोल्ड ड्रिंक
के टीन में डालकर लटकाया गया था। फॉरेंसिक टीमें ने जांच में जुटी हुई हैं। शुरुआती जांच में कोई भी डेटोनेटर बरामद नहीं हुआ है। यह दोनों ही कम सिटी वाले बम थे और आपको बताते चले कि यह क्रूड बम है। दूसरी तरफ डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने कहा है कि अभी इन धमाकों के मकसद के बारे में कहना जल्दबाजी होगी। वहीं आतंकवाद, शरारत और पर्सनल एंगल तीनों को ध्यान में रखकर पुलिस जांच कर रही है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता को अब पुलिस माफिया अपराधी घोषित करने की तैयारी कर चुकी है। धूमनगंज पुलिस ने 2 मई को दर्ज की गई एक एफआईआर में शाइस्ता के नाम के आगे माफिया अपराधी लिखा है। हालांकि अभी ऑफिशियल तौर पर उसे माफिया घोषित नहीं किया गया है। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के 2 और 3 दिन बाद से शाइस्ता फरार है। पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। वहीं 70 दिन में 4 राज्यों में तलाश में छापेमारी कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ वकील सौलत हनीफ के बाद अब प्रयागराज पुलिस अतीक के नैनी जेल में बंद बेटे अली को रिमांड पर लेने के लिए तैयारी कर रही है। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसके लिए जल्द ही कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल की जाएगी। पुलिस को उम्मीद है कि अली से उमेश हत्याकांड से जुड़े कुछ और सुराग मिल सकते हैं। दरअसल पुलिस जांच में यह पता चला था कि उमेश पाल हत्याकांड के शूटर गुड्डू, गुलाम और साबिर ने नैनी जेल में अली से मुलाकात की थी। हालांकि पुलिस इस मामले में अधिकृत तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं शाइस्ता परवीन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। धूमनगंज इंस्पेक्टर अरुण कुमार मौर्य ने थाने में 2 मई को मोहम्मद आतिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें शाइस्ता के नाम के पहले माफिया अपराधी लिखा है। एफआईआर में लिखा है कि शाइस्ता अपने साथ शूटर भी लेकर चलती थी। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता शूटर साबिर को शाइस्ता का शूटर बताया गया है। वहीं साबिर भी अभी फरार है। उस पर 5 लाख रुपए का इनाम है। माना जा रहा है कि अब माफिया की सूची में शाइस्ता का नाम भी शामिल हो सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।